हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to a brand new session of foundation course for class 10th in which we are doing multiple choice questions. चलिए जरा आज का टॉपिक क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, आज बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। The essence of mathematics is not to make simple things complicated, but to make complicated things simple. एक बड़ा प्यारा सा कोटेशन भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 का लेक्चर आज हम लेने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी कुछ और टॉपिक्स भी कवर अप कर चुके हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर्स पहले नहीं देखे हैं, डोंट वरी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट करके बाकी लेक्चर्स को भी देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जरा अब आगे चलते हैं और इससे प्यारे से क्वेश्चंस का जवाब देते चलते हैं। तो बताइए जरा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं और मैथ का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए काम शुरू करते हैं। क्या बोला गया है बच्चों? P is a point on x axis at a distance of 3 units from y axis to its left. अच्छी बात है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, देखो छोटा सा डायग्राम बना लो, आपको समझने में आसानी रहेगी। यहां पर आपका ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चों, और यहां पर कहीं ओरिजिन आ गया, नॉट एन इश्यू। इसने क्या बोला? P इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी P इस एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला हुआ है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस टू इट्स लेफ्ट। तो ये रहा वाई एक्सिस, इसके लेफ्ट में 3 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, समझे? तो लेफ्ट का मतलब इधर है ना, तो यहां पर कहीं पॉइंट P होगा। कितना दूर होगा? तो वाई एक्सिस से इसने बोला कि 3 यूनिट्स, समझे? तो 3 यूनिट्स टू इट्स लेफ्ट, यानी वाई एक्सिस के लेफ्ट में 3 यूनिट्स। कहने का मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट आएगा -3,0। -3,0 का मतलब ये हुआ, आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी में यही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या बोला हुआ है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन विल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। समझे? तो यहां पर एक बात सुनना ध्यान से, वाई एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी अगर आप देखेंगे ना, वाई एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी आप देखेंगे, कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है बच्चों। तो इसलिए अगर मैं यहां पर एक्स की जगह 0 पुट कर दूंगा ना अपने लाइन में, तो लाइन क्या है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 7। इस लाइन में एक्स की जगह 0 जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये मिलेगा 0 अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, नाउ दैट इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 7b आएगी। कहने का मतलब जहां पर भी ये लाइन y एक्सिस को कट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वहां x कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, क्योंकि पूरे y एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो वो 0 ही आएगा। और y कोऑर्डिनेट यहां पर मैं निकाल चुका हूं, यानी 0,7b ये आपका वो पॉइंट हो जाएगा जो ये निकालना चाहते हैं। कहने का मतलब ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला हुआ है? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, the coordinates of the points A, B and O is origin। तो यहां पर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, तो आपको ट्राइंगल OAB का एरिया पता करना है। देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट करके डायग्राम बनाओ तो यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह मुझे दिखेगा। मैं आपको शो करके दिखाता हूं। देखो इस तरीके से आप बना लो। तो यहां पर देखो पॉइंट ए 4,0, यानी यहां पर कहीं पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी 0,-7, यानी यहां पर कहीं पॉइंट बी होगा। कहने का मतलब ये 0,-7 हुआ, ये आपका 4,0 हुआ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां पर ओरिजिन। तो इस तरीके से आपका ट्राइंगल बन रहा है, समझे बच्चों? तो यहां पर अगर बेस आप देखोगे ना, इस ट्राइंगल का बेस, तो 4 यूनिट, देखो ये आपका बेस मैंने ले लिया, मतलब 4 यूनिट्स। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है बच्चों,
इसी तरीके से अगर आप लोग यहां पर हाइट की बात करेंगे ना, यानी परपेंडिकुलर की बात करेंगे, तो ये 7 यूनिट्स आ जाएगा। अगर आप लोग इस -7 को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं, देन डोंट बी कंफ्यूज। ओरिजिन से नीचे होने की वजह से यहां पर -7 लगाया गया है, कहने का मतलब -7 लिखा गया है। तो यहां पर अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस देखूंगा ना पॉइंट बी का, तो वो तो 7 यूनिट ही आएगा ना, समझे। लेकिन बिलो ओरिजिन होने की वजह से -7 लिखना पड़ेगा पॉइंट में, समझे। यहां तो मैं लेंथ निकाल रहा हूं, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये परपेंडिकुलर क्या बनेगा, यानी हाइट क्या बनेगा इस ट्रायंगल का, तो वो तो 7 यूनिट्स आपने लिख ही लिया है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, हाफ बेस इनटू हाइट, समझे। तो क्या आ जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट्स स्क्वायर, समझे कि नहीं। तो यहां पर ऐसा कहां दिख रहा है बच्चों, तो किसी भी ऑप्शन में मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा, इसलिए मुझे नन ऑफ दीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। बात समझ आ रही है सभी को। अगर आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहां पर देखिए आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से, 1/2 x1 यानी 0, कोमा अब क्या होगा y2 माइनस y3, समझे। तो y2 माइनस y3 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ -7 यानी प्लस का 7 हो जाएगा, समझे बच्चों। फिर यहां पर प्लस का 4 है ना, ये 4 आ जाएगा। फिर क्या होगा y3 माइनस y1 यानी -7 -0, समझे कि नहीं, बात क्लियर है। फिर इसके बाद अगेन अब यहां पर आएंगे यानी x3 के बाद क्या x1 यानी 0 -0, कहने का मतलब 0 ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल यहां पर ये क्या बनने वाला है, यहां देखिए मॉडुलस के अंदर क्या आएगा, माइनस का 28, तो बाहर 28 आ जाएगा, और ये 1/2 पहले से ही प्रेजेंट है, यानी वंस अगेन 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप लोग ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर आपको आता हो यहां पर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। फिलहाल मैं ऑप्शन डी को मार्क कर चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें क्या बोला हुआ है, देयर इज अ लाइन, यहां पर एक लाइन आपको दिख रही होगी, द लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्सिस एट पी एंड क्यू, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सुनना ध्यान से, यहां पर अगर इस लाइन का तुम डायग्राम बनाओगे ना, लाइन का अगर डायग्राम बनाओगे तो यहां पर ध्यान से सुनना मैं किस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं। x/2 प्लस y/4 इक्वल्स 1। देखो अगर ये लाइन y एक्सिस को कहीं पर कट कर रहा होगा तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, समझे। तो y की वैल्यू 4 आएगी, कहने का मतलब एक पॉइंट बनेगा 0,4, यहां पर एक पॉइंट बनेगा 0,4, ठीक है। ऐसे ही जब ये x एक्सिस को कट करेगा तो y कोऑर्डिनेट को 0 रख दो, कहने का मतलब x/2 प्लस 0/4 इक्वल टू 1। तो यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, क्या पॉइंट मिलेगा बच्चों, 2,0। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये आपका लाइन हो गया जो इन्होंने दिया हुआ है। तो यहां पर ये लाइन एक्सिस को P एंड Q पे कट कर रहा है, कहने का मतलब इसको पॉइंट P बोलो और इसे पॉइंट Q बोलो। दोनों पॉइंट तुम्हें मिल चुके हैं, अब तुम्हें PQ का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2/2। अगर दो पॉइंट्स आपके पास हैं, यानी एक पॉइंट आपके पास क्या है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है आपके पास x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट है, अगर उसका मिडिल पॉइंट आपको निकालना है तो मिडिल पॉइंट देखो इस तरीके से निकलता है। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इसी फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं मिड पॉइंट निकालने जाऊंगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो वो क्या निकलेगा, मिड पॉइंट निकालने के लिए 2 + 0 है ना, 2 + 0/2 कोमा यहां पर 0 + 4/2। जरा सॉल्व करना तो क्या आएगा बच्चों 1,2। 1,2 का मतलब ऑप्शन ए को एक बार चेक करिए, ऑप्शन ए को चेक करो क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 5 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या बोला हुआ है, चलिए पढ़ते हैं ध्यान से। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, यहां पर एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, इन दोनों लाइन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, हमसे ये पूछा गया है। देखो बच्चों सबसे पहले इस लाइन को देखो जरा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका x = -2 आएगा, समझे। अच्छा दूसरी लाइन को अगर देखोगे तो वो बन जाएगा x = 5,
ठीक है। अगर यहां पर तुम डायग्राम बनाओ ना इनका, x इक्वल्स -2 का मतलब क्या हुआ एंड x इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, यहां डायग्राम बना के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 5 मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो, x इक्वल्स 5, देखो यहां पर कहीं 5 होगा ना, तो x इक्वल टू 5 होने का मतलब देखो इस तरीके से आपका एक लाइन आ जाएगा। सो दिस इज x इक्वल टू 5, समझे, यहां पर ये 5 है। ऐसे ही x इक्वल टू -2 का मतलब क्या हुआ, देखो इस तरीके से, तो यहां पर आपका कहीं ये -2 हो गया, तो ये आपका x इक्वल्स -2 वाला लाइन हो गया, समझे बच्चों। तो यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है बच्चों, ये डिस्टेंस क्या होगा हमसे ये पूछा गया है। अगर आपको पता हो ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो ये तो 5 यूनिट्स है, समझे कि नहीं। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, देखो इधर ये डिस्टेंस कितना है, सो दिस इज 2 यूनिट, समझे कि नहीं, ये 2 यूनिट का डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ दोनों लाइंस के बीच में, तो 7 यूनिट्स। आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक, समझे। तो 7 यूनिट का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी को एक बार चेक करो, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या बोला गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपके सामने हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा हमसे ये पूछा गया है। अगर इसे पॉइंट ए और इसे पॉइंट बी बोलूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहां पर x1 y1 एंड x2 y2 क्या है, तो जैसे मान लो ये आपका एक पॉइंट है विच इज हैविंग अ कोऑर्डिनेट ऑफ x1 y1, और ये आपका दूसरा पॉइंट है विच इज हैविंग अ कोऑर्डिनेट ऑफ x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट है उसका अगर मुझे लेंथ लेना है, तो यहां पर ये लेंथ निकालने का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आपके लिए। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब आपके पास आपने पॉइंट ए और बी तो एज्यूम किया ही हुआ है क्वेश्चन में, चलिए इस फॉर्मूले का यूज करके अपना काम कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, अंडर रूट में 5 cos 35 डिग्री माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 cos 55 डिग्री। बात समझ आ रही है, इस पूरे का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर ये क्या बनेगा, 5 स्क्वायर cos स्क्वायर 35 डिग्री, ठीक है ना। और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 5 स्क्वायर, यानी 25 लिखने का मन कर रहा है मेरा, बट डोंट वरी बाद में लिख लेंगे। और ये cos स्क्वायर 55 डिग्री, पूरे का अंडर रूट तो है ही, पूरे में से 5 स्क्वायर कॉमन लोगे ना अंडर रूट के अंदर ही, तो 5 स्क्वायर तो अंडर रूट के अंदर कॉमन आ जाएगा, यानी देखो इस तरीके से, और ये मिलेगा cos स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 55। बात समझ आ रही है सभी को, पूरे का अंडर रूट भी लगा हुआ है। ये 5 स्क्वायर रूट के बाहर तो 5 दे देगा, लेकिन अंडर रूट में और क्या मिलेगा हमें, देखो अंडर रूट में मिलेगा cos स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 55। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर ये cos स्क्वायर 55 जो आपको दिख रहा है ना, इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताना। देखो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से हम भी स्क्वायर के साथ लिखेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये cos स्क्वायर 35 तो एज इट इज, लेकिन cos स्क्वायर 55 की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 35, समझे कि नहीं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना, एंगल सेम होने की वजह से। तो कहने का मतलब यहां पर आपका डिस्टेंस क्या आएगा, 5 अंडर रूट 1, मतलब फाइनली क्या हो गया 5। तो 5 का मतलब ये हुआ, ऑप्शन सी को आप चेक कर सकते हैं, यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बस इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब ये रहा क्वेश्चन 7 आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है बच्चों, if a is any positive integer such that the distance between the points p and q is 10 units, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। देखो p q का डिस्टेंस ने दे रखा है 10 यूनिट्स, और डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं किसी क्वेश्चन में आपको, ठीक है ना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो यहां पर बनेगा 3 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -8 हो जाएगा बेसिकली, चेक कर लो, पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये पूरा डिस्टेंस 10 के इक्वल दे रखा है। स्क्वायरिंग करते हैं, अंडर रूट को हटा लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर अंडर रूट के अंदर 3 माइनस a का होल स्क्वायर भी खोल ही लो, तो ये बनेगा 9 माइनस 6a प्लस a स्क्वायर, चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों। ये बन जाएगा 64,
समझे। और यहां पर स्क्वायरिंग कर रहे हो तो अंडर रूट तो हट गया, लेकिन आरएचएस में 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से आगे बढ़ते हैं जरा। ए स्क्वायर माइनस 6a तो 64, 100 को इधर लेकर आओगे तो क्या बनेगा बच्चों, 64 माइनस 100 यानी माइनस का 36। तो 9 माइनस 36 मतलब क्या हुआ, माइनस का 27। बात समझ आ रही है। ठीक है बच्चों, यहां पर फैक्टर बनाने हैं मुझे, तो a माइनस 9 और यहां पर a प्लस 3। एक बार चेक कर लो फैक्टर ठीक है या नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहां पर आपको ना a की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी होगी। देखो यहां पर लिखा हुआ है, तो बस यहां से आपको a की वैल्यू या तो 9 मिलेगी या -3 मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है तो हम सिर्फ 9 लेके चलेंगे। तो 9 लेने का मतलब ऑप्शन सी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स की हेल्प से जो भी ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का पेरीमीटर आपसे पूछा गया है। तो यहां पर अगर मैं डायग्राम बना दूं, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट करने जा रहा हूं बेसिकली मैं, तो यहां पर ओरिजिन 0,0 हमें पॉइंट दे रखा है, 2,0 यहां पर ये पॉइंट 2,0, इसे सपोज मैं पॉइंट ए मान लेता हूं, और 0,2 इसे पॉइंट बी मान लेता हूं, तो ये रहा 0,2। तो ये बन गया आपका ट्राइंगल, समझे। तो ट्राइंगल ओ ए बी का आपको पेरीमीटर निकालना है। तो यहां पर ओ ए कितना होगा बच्चों, ओ ए यहां पर 2 यूनिट है। इसके बाद ओ बी कितना होगा, सो दिस इज ऑल्सो 2 यूनिट। लेकिन ए बी निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के पास। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, समझे कि नहीं। तो यहां से ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ओ ए स्क्वायर यानी 4, ओ बी स्क्वायर यानी 4। तो यहां से ए बी क्या आ जाएगा बच्चों, 8 का अंडर रूट यानी 2√2। तो यहां पर लिख लो ए बी की वैल्यू ये आ गई। तो आपसे पेरीमीटर पूछा गया था ना, तो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, तो क्या बनेगा बच्चों, 2 + 2 + 2√2, तीनों साइड लेंथ को ऐड कर दो, तो ये बनेगा 4 + 2√2, समझे। 4 + 2√2 यानी ऑप्शन डी को एक बार आप चेक करो, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, समझे। आसान क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, द पॉइंट्स 1,2 -5,6 एंड a, -2 आर कोलिनियर ओनली इफ a इक्वल्स। कहने का मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो मुझे a की वैल्यू बतानी है। देखो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूले या सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से करोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 का इक्वल रखने वाले हैं। मेरा मतलब यह है कि अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं पॉइंट a, b एंड c बोल रहा हूं रेस्पेक्टिवली, तो यहां पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इसे निकालकर और 0 के इक्वल रख दूं, सुनना ध्यान से, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल का एरिया पक्का 0 होगा, है ना। तो यहां पर इसने पहले से ही कोलिनियर बोला हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को 0 के इक्वल रख के अपना काम शुरू करते हैं। तो ये क्या बनेगा, हाफ, ठीक है ना, x1 यानी 1, y2 - y3 यानी 6 -2 यानी ये तो 8 हो जाएगा। फिर आपका प्लस x2 आता है, लेकिन यहां -5 है तो बस इसको डायरेक्टली -5 लिख दो। यहां से -2 और ये -2, कहने का मतलब -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर a, फिर ये 2 - 6 यानी ये भी आपका -4 हो जाएगा। ये मॉडुलस वैल्यू है, ध्यान रखना। यहां पर ये मैंने 0 के इक्वल रख दिया। 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो ये 0 × 2 हो जाएगा, खत्म कहानी। सिर्फ मॉड वाली चीजें बचेंगी, तो हमें क्या मिलेगा, 8 + 20 - 4a पूरे का मॉडुलस, ठीक है ना। यहां से मॉड को हटाओगे तो ये 28 - 4a इक्वल्स +-0, ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। तो +-0 तो आपका सेम हो जाएगा, कहने का मतलब 0 ही रह जाएगा। सो 28 - 4a, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। 7 मिलने का मतलब ऑप्शन बी को एक बार आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या बोला गया है, द 2 points of line segment are a, b and -a, -b, then the length of the line, यानी डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन है। तो क्या बनेगा बच्चों, देखो यहां पर ध्यान से, a -a, समझे कि नहीं, ठीक है, प्लस b -b का होल स्क्वायर। बात समझ आई, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 2a का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका
2b का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट तो लेना ही पड़ेगा। यहां पर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर मैं 4 को ऐसे कॉमन ले लूं अंडर रूट के अंदर ही, तो यहां से फाइनली 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। यानी यहां पर आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है, हमें यहां पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और बोला गया है अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो फिर इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। अगेन हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेने वाले हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले कंसेप्ट से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/2, ठीक है, मॉडुलस x2 है ना, फिर y2 माइनस y3 यानी b माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 0 1 माइनस 0 प्लस 1 1 और यहां से 0 माइनस b, इस तरीके से। और ये एरिया पूरा हम 0 के इक्वल रख देंगे। यहां से 1/2 को हटाओ, मॉड के अंदर आपको मिलेगा ab माइनस a, ये तो 0 को यहां से भेज सकते हो आप लोग बाहर, और यहां पर आ जाएगा ये माइनस b। समझे बच्चों, तो यहां से अब मैं मॉड को भी हटा दूंगा। सो ab माइनस a माइनस b इक्वल्स प्लस माइनस 0, दैट सिंपली मीन्स ab माइनस ए माइनस बी इक्वल्स 0। यहां से अगर आप लोग ध्यान से देखें, सो ए बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, कहने का मतलब ऑप्शन बी यहां पर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का भी ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, बात समझ आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करना है, द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, ये तो ध्यान रखना। ठीक है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, सुनना ध्यान से, इसे पॉइंट ए बोलो और इसे पॉइंट बी बोलो, और जो पॉइंट आपसे एक्स एक्सिस के ऊपर निकालने के लिए बोला गया है ना, उसको देखो इस तरीके से एज्यूम कर लो। समझे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पॉइंट है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से सेम डिस्टेंस पे दिया हुआ है। समझे, तो यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी बी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ही करूंगा, डोंट वरी। लेकिन स्क्वायरिंग करने की वजह से अब मुझे अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। देखो पी ए निकालोगे ना तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करोगे, अंडर रूट के साथ होगा। समझे, अगर पी ए निकालोगे तो मैंने पी ए स्क्वायर लिख दिया, अंडर रूट अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो काम शुरू करते हैं। तो यहां पर ये क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, समझे, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहां माइनस 5 माइनस 0, कहने का मतलब माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से पी बी निकाल लो, तो पी बी निकालोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका x माइनस ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, यानी माइनस 9 का होल स्क्वायर ही लिखने का मन कर रहा है, बट एनीवे मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ठीक है बच्चों, अब चलिए होल स्क्वायर खोलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। ये तो 4 बनेगा माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका 25। क्लियर है सबको, यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, समझे, और ये क्या बनेगा आपका 81। क्लियर है सबको यहां पर। अब अगर यहां पर आप लोग साइड चेंज करेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। देखो 4 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर एंड 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जरा साइड चेंज कर दो तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस 4x को उधर ले जाओ, 4x पहले से वेट कर रहा है तो 8x हो जाएगा। बात समझ आ रही है। इसके बाद यहां पर 25 को इधर ले आओ तो 81 माइनस 25, तो क्या बनेगा ये 11 माइनस 5 यानी 6, यहां पर 7 माइनस 2 यानी 5 हो जाएगा, कहने का मतलब 56। तो 8x प्लस 56, नाउ दैट विल बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां पर -7 आ जाएगी, कहने का मतलब आपका जो पॉइंट P है ना वो क्या बन जाएगा बच्चों, -7, 0, -7, यानी ऑप्शन ए को आप एक बार चेक करिए, ऑप्शन ए में आपको यही वैल्यू दिख रही होगी। बात समझ आ रही है सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जनरल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लेंगे वो किस फॉर्म का होगा। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे वहां पक्का वाई कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है, तो समथिंग कोमा 0। अब समथिंग मतलब x कोमा 0 होगा या a कोमा 0 होगा या अल्फा कोमा 0 होगा, इस तरीके से हो सकता है। तो x कोमा 0 कहां पर है, ऑप्शन ए आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़े, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 14 आपके सामने आ चुका है। क्या बोला हुआ है,
हमारे पास पॉइंट ए बी सी एंड डी इस तरीके से गिवन है एंड दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो यहां पर आपको ना पी की वैल्यू बतानी है। सुनना ध्यान से, यहां पर अगर मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूं तो किस तरीके से होगा। देखो इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम है, यहां पर कोई पॉइंट ए यानी 6,1, यहां पर पॉइंट बी यानी 8,2, यहां पर पॉइंट सी यानी 9,4 और यहां पर पॉइंट डी यानी P,3 इस तरीके से है। तो यहां पर टेकन इन ऑर्डर ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमसे ना इससे P की वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से सुनना, यहां पर डायगोनल AC का जो मिड पॉइंट है और डायगोनल BD का जो मिड पॉइंट है उसको मैं निकालने वाला हूं, समझे। तो मिड पॉइंट मैं फाइंड करने वाला हूं, देखो किस तरीके से निकलेगा। तो यहां पर AC का मिड पॉइंट अगर आप निकालेंगे ना, AC डायगोनल का मिड पॉइंट, तो कैसे आएगा बच्चों, यहां पर बनेगा 6 + 9/2 1 + 4/2, समझे कि नहीं, क्लियर है। और यहां पर अगर आप BD डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे, देखो यहां पर अगर पॉइंट M मैं बोल दूं तो ये मैंने M के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, ठीक है, AC से। और इसी तरीके से अगर BC से लिखेंगे तो वो क्या बनेगा आपका P + 8/2। बात समझ आ रही है, P + 8/2 और यहां पर 3 + 2/2। बात समझ आई। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है, स्क्रीन पर पढ़ लो, है ना, ये रिलेशन होता है। इस वजह से मैंने यहां पर दोनों डायगोनल से जो मिड पॉइंट निकाला ना उनको मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही पॉइंट सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों में ही x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट को मैं कंपेयर करने वाला हूं। तो जैसे ही आप लोग ये काम करेंगे, देखो यहां पर 6 + 9 दैट इज 15/2, ठीक है, और यहां पर P + 8/2, ठीक है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा 5/2 और यहां भी 5/2, उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। कहने का मतलब यह है ना कि वहां पर P इन्वॉल्व नहीं है। जहां पर P इन्वॉल्व है उसको सॉल्व कर दो, तो 15 विल बी इक्वल टू P + 8। तो यहां से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी 15 - 8 यानी 7। बात समझ आई सभी को, ठीक है। तो 7 होने का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन 15 आपके सामने। क्या बोला हुआ है बच्चों, इन व्हाट रेशियो इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। सुनना ध्यान से, यहां पर एक पॉइंट A है और यहां पर एक पॉइंट B है। तो पॉइंट A यानी 6,3 और पॉइंट B यानी -2, -5। यहां पर अगर कोई पॉइंट P है जो कि x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए तो उसके कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे। तो पॉइंट P AB को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है तो K/1 मान लो। यहां पर आपको यही रेशो बताना है बच्चों, ठीक है ना। तो आप किस तरीके से काम करेंगे, यहां पर देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाला हूं मैं। तो किस तरीके से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप लोग लिखेंगे, तो ये बनेगा K × -2 यानी -2K, ठीक है, +1 × 6 अपॉन K + 1। बात समझ आई। फिर K × -5 यानी -5K और यहां से 1 × 3 यानी देखो इस तरीके से आएगा अपॉन K + 1। ये तो पॉइंट P हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से निकाला, लेकिन पॉइंट P x एक्सिस पे होने की वजह से मैंने इसको ऐसे एज्यूम भी किया था, ठीक है ना। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, यहां पर x कोऑर्डिनेट के साथ, और y कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर करेंगे। यहां पर आपको दिख रहा होगा y कोऑर्डिनेट। तो जैसे ही आप लोग y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे आपका काम हो जाएगा। देखो -5K + 3 अपॉन K + 1, एक सेकेंड, अपॉन K + 1, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जैसे ही आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे आपको K की वैल्यू क्या मिल रही होगी 3/5। कहने का मतलब रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगा, जो रेशो आपको निकालना है दैट विल बी K/1 यानी 3/5/1, जिसे आप लोग 3/5 भी कह सकते हो। मतलब ये हुआ ऑप्शन बी को आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हमने क्वेश्चन 15 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। यहां पर 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 का होल स्क्वायर, समझे। √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला 8 - 3 यानी 5 का स्क्वायर
यानी 25। ये क्या बनेगा 9 - 7 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 29 यूनिट्स। अंडर रूट ऑफ 29 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी को आप यहां पर मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला गया है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यानी वंस अगेन डिस्टेंस फॉर्मूले वाला क्वेश्चन। इसे पॉइंट ए बोलो और इसे पॉइंट बी बोलो। चलो काम शुरू करते हैं। तो यहां पर ए बी डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो 0 - 10 अल्फा होल स्क्वायर, समझे, 1 - 0 होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा बच्चों ये फाइनली, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा और यहां पर +1। 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बेसिकली सेकेंड स्क्वायर अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका हमने अंडर रूट लिया हुआ है। तो यहां पर ये सेकेंड अल्फा आपको दे देगा, यानी ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन 18 की बारी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। यहां पर क्या पूछा हुआ है, द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट है, इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले किया था। वहां पर क्या था, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये बोला हुआ था। पॉइंट्स को पॉइंट ए एंड बी मैंने एज्यूम कर लिया है। चलते हैं जरा यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा पॉइंट ए और यहां पर कहीं पॉइंट बी, आप ऐसे बना लो इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये आपका 5,3 है और यहां पर ये -1,6 दिया हुआ है। और इस तरीके से y एक्सिस जब इसको डिवाइड करेगा तो यहां पर कोई पॉइंट P ले लो, जिसमें पक्का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, x कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। तो इस तरीके से आएगा। अब अगर रेशो यहां पर k/1 है ना बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करेंगे और पॉइंट P हम लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, चलो मैं लिखना शुरू हो रहा हूं। तो -1 × k यानी -k, ठीक है ना, +1 × 5, देखो इस तरीके से, और नीचे आपका आ जाएगा k + 1। ठीक है बच्चों, फिर आपका आएगा 6k + 3 अपॉन k + 1। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, उस पॉइंट के जो मैंने ऑलरेडी यहां पर एज्यूम किया था। समझे, दोनों ही पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए या राइट हैंड साइड में देखा जाए। बात समझ आ रही है बच्चों। तो यहां से अगर मैं x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा -k + 5 अपॉन k + 1। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू 5 आएगी, मतलब जो रेशो आपको निकालना है ना, रिक्वायर्ड रेशो, तो वो क्या है बच्चों, वो है k/1 यानी 5/1। 5/1 यानी ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 एक बार आप चेक कर सकते हैं। बात समझ आ रही है सभी को, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। इसमें क्या बोला गया है, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, जिसके वर्टेक्स यहां पर आपको दिख रहे होंगे। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स में से 2 वर्टेक्स इन्होंने दिए हुए हैं और इसका सेंट्रोइड दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। सुनना ध्यान से, कंसेप्ट क्या है बच्चों, देखो अगर इस तरीके से आपका कोई ट्राइंगल है, यानी जिसके वर्टेक्स मैं लिख रहा हूं x1 y1, यहां पर है x2 y2 और यहां पर है आपका x3 y3। तो यहां पर सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, समझे, और ऐसे ही y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। देखो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है जो हमें पता है। यहां पर आपको x1 y1 एंड x2 y2 पता है, आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तीसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, और यहां पर इन्होंने आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी दे रखी है। तो अगर हम लोग काम शुरू करें तो बेसिकली हम कहेंगे ये रहा सेंट्रोइड, और अगर सेंट्रोइड हम निकालने बैठेंगे यानी कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से, तो हम कैसे निकालेंगे, x1 + x2 यानी 3 + -1 तो -1 ही हो जाएगा, प्लस x3 अपॉन में 3। समझे बच्चों, बात समझ आई। फिर -10 + -9 यानी -9 ही हो जाएगा, और यहां पर फिर आगे क्या होगा, प्लस का y3 अपॉन में 3। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब यहां पर x कोऑर्डिनेट को भी कंपेयर करेंगे और यहां पर y कोऑर्डिनेट्स को भी कंपेयर करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप लोग ये काम करेंगे, सो 2 विल बी इक्वल टू, यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, 2 + x3 अपॉन में 3। क्लियर है, यहां पर क्या है तो -4, इधर क्या बनेगा आपका y3 - 19 अपॉन में 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा।
x3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 2 जा 6 -2 यानी 4। यहां पर y3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 4 जा -12 और ये 19 उधर जाएगा, 19 -12 यानी 7, यानी x3, y3 क्या मिला बच्चों, तो आपको मिलेगा 4,7, 4,7 यानी ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चों। बात समझ आई, ठीक है, प्यारा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, पढ़ते हैं जरा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यहां पर पॉइंट आपको दे रखा है 2,3 है ना, ये रहा पॉइंट, इसका डिस्टेंस हमें एक्स एक्सिस से निकालना है। देखो अगर पॉइंट को आप यहां लोकेट करके देखोगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। 2,3 यानी x पे 2 यहां पर और y पे 3, यानी देखो इस तरीके से यहां पर आपका ये पॉइंट है विच इज 2,3। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे x एक्सिस से निकालना है। देखो अगर इसको पॉइंट A मानूं और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऑन x एक्सिस, तो यहां पर अगर ये पॉइंट B है तो बेसिकली मुझे ये वाला डिस्टेंस यानी लेंथ निकालना है। तो आप लोग डायग्राम के हिसाब से देख ही पा रहे होंगे, यहां पर ये क्या बनेगा बच्चों, यहां पर बेसिकली ये बनेगा 3 यूनिट्स, समझे कि नहीं, 3 यूनिट्स। तो बस क्वेश्चन नंबर 20 का कौन से वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी में एक बार आप चेक करके देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 का लेक्चर तो वाइंड अप करने वाले हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ पार्ट 2 के लेक्चर में। ठीक है बच्चों, इन द मीन टाइम आप में से सभी बच्चे अपने टर्म फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो टर्म फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को सैंपल पेपर्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों ने पहले ही सैंपल पेपर्स परचेज कर लिए हैं और आप लोग अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आप लोग मेरे द्वारा लिखा गया सैंपल पेपर भी परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग बेसिकली इस लिंक को विजिट कर सकते हैं और यहां पर आप PDF बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये PDF ई बुक है, इसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन तो वाइंड अप करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।